तो ये टैब 10 इंचेस का है। बट आपने क्या कभी सोचा है कि 10 इंचेस इतने क्यों होते हैं? 10 इंचेस इससे ज़्यादा या इससे कम क्यों नहीं होता? और ये इंचेस, मीटर, किलोग्राम, लीटर ये सब आया कहाँ से और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ये किसने डिसाइड किया कि 1 किलोग्राम मतलब कितना वेट होगा, 1 मीटर कितना लंबा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बस देखते रहो इस वीडियो को और हम चलेंगे यूनिट्स की दुनिया में और हम देखेंगे कि ये सब कहाँ से आए और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। मान लो मैं आपको अपने घर इनवाइट करता हूँ, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि मेरा घर कितना दूर है, मीन्स कितना डिस्टेंस है मेरे और आपके घर के बीच में। तो इसका आंसर देने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपको एक पोल स्टार को देख के कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना है और उसके बाद मेरा घर आ जाएगा। या फिर मैं आपको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि आप एक एप्पल को 5000 टाइम अरेंज करोगे तो मेरा घर आ जाएगा। मीन्स हम यहाँ पर मेज़र कर रहे हैं लेंथ। पर यह भी तो हो सकता है कि जो एप्पल आपके पास हो उसका साइज़ मेरे वाले एप्पल से थोड़ा छोटा हो। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? तब तो वो 5000 एप्पल्स अरेंज करने के बाद आप मेरे घर तक नहीं पहुँच पाओगे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक दिन एक किंगडम में डिसाइड हुआ कि उस किंगडम का मेज़रमेंट का यूनिट होगा उस किंग का फुट। मीन्स उस किंग की एक फुट को ही हम एक फुट मेज़र करेंगे और इससे मैं आपको इजीली बता सकता हूँ कि मेरे घर का डिस्टेंस आपके घर से कितना ज़्यादा दूर है। क्योंकि किंग के फुट का साइज़ तो चेंज नहीं होने वाला है। बट यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है कि जब भी मुझे या आपको लेंथ मेज़र करनी होगी तो हमें किंग का फुट तो मिल नहीं सकता। तो यहाँ पर हमारे पास एक डिफाइन लेंथ तो है बट ये हमारे पास हमेशा अवेलेबल नहीं रहेंगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें यूनिट बनाने के लिए दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जिसमें से फर्स्ट है इनवेरिएबिलिटी। मीन्स उसका साइज चेंज नहीं होना चाहिए, जिसे एक एप्पल का हो सकता है जैसा कि हमने उस एग्जाम्पल में देखा था। और सेकेंड है अवेलेबिलिटी। मीन्स वो चीज़ आपके पास हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। बट मुझे यहाँ पर आपको मेरे घर का डिस्टेंस बताना था, मीन्स लेंथ बतानी थी। मीन्स लेंथ तो हमने मेज़र कर ली बट आपको एग्जैक्ट टाइम कितना लगेगा अपने घर से मेरे घर आने में। तो टाइम को हम कैसे मेज़र करें? लेंथ के केस में तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी बट टाइम को हमने कैसे मेज़र किया और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जैसे आपने ये तो सुना ही होगा, पहले वो सैंड वाली क्लॉक आती थी, वो भी एक टाइम मेज़र करने का यूनिट होता था। बट हम आज के सेकेंड, मिनट और आवर्स तक कैसे पहुँचे? बट मैंने आपको मेरे घर पे डिनर के लिए तो बुलाया नहीं होगा, तो मैंने आपको एक बुक लाने के लिए बोला था या फिर हो सकता है मैंने आपको पूरा बैग लाने के लिए बोला था। तो इस सिचुएशन में हम मेज़र करेंगे मास कि आपको एक बुक लानी है या आपको पूरा बैग लाना है। मीन्स आपको कितना मास लाना है। तो ये तो थे यूनिट्स, बट हम इनका यूज़ कैसे करते हैं? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती है। फर्स्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकेंड एक यूनिट। जैसे समझ लो मेरे सामने एक ट्राइपॉड है, तो उस ट्राइपॉड की हाइट है 1.5 मीटर्स। तो यहाँ पर 1.5 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर एक यूनिट है जिससे हम लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए और एक यूनिट होना चाहिए। तो अगेन बात चल रही थी मेरे घर आने की, तो हमने देखा था लेंथ, उसके बाद हमने देखा टाइम और उसके बाद बुक लानी थी तो हमने देखा मास। बट इवेंचुअली अगर हम टाइम को देखें तो टाइम तो इस पर डिपेंड करता है कि आप किस स्पीड से आओगे। हो सकता है अगर आप एक साइकिल से आ रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए और अगर आप एक कार से आ रहे हो तो आपको वही टाइम कम लगे। तो अब यहाँ पर हम स्पीड को कैसे मेज़र करेंगे? स्पीड का यूनिट क्या होगा? तो अब अगर हम यहाँ पर देखें स्पीड को, तो यहाँ पर हमारे पास थी लेंथ और हमारे पास था टाइम, और हम सब जानते हैं कि लेंथ अपॉन टाइम होता है स्पीड। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है? मैंने लेंथ की बात की बट डिस्टेंस नहीं बताया, मैंने टाइम की बात की बट मैंने टाइम नहीं बताया।
और मैंने स्पीड की भी बात की, बट मैंने स्पीड भी नहीं बताई। तो हमारे पास काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, बट इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए हमें अलग अलग यूनिट्स की ज़रूरत नहीं होती है। हम सिर्फ कुछ बेस यूनिट्स के कॉम्बिनेशन के हेल्प से इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र कर सकते हैं। जैसा कि हमने स्पीड के केस में देखा था, लेंथ और टाइम के कॉम्बिनेशन से ही हमने स्पीड बना दिया, मीन स्पीड का यूनिट बना दिया। ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ऐसे ही काफ़ी सारे यूनिट्स के एक सेट को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और इस वक्त हम यूज़ करते हैं द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे हम बोलते हैं SI। तो SI सिस्टम के आने के पहले सभी कंट्रीज़ के साइंटिस्ट अलग अलग सिस्टम्स का यूज़ करते थे। यहाँ पर CGS का मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, FPS का मतलब है फुट, पाउंड और सेकेंड, और MKS का मतलब है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके बाद इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया SI यूनिट। तो कौन से है वो बेस यूनिट्स जो प्रेजेंट है इस SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में? तो सबसे पहले हम इन दो यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें से फर्स्ट यूनिट है रेडियन। तो रेडियन क्या होता है? तो अगर आपको एक प्लेन में एंगल मेजर करना हो तो हम यूज़ करते हैं रेडियन का। मीन्स समझ लो आपको एक पेपर पे एंगल मेजर करना है तो आप यूज़ करोगे रेडियन का। बट एक रेडियन मतलब होता कितना है? तो यहाँ पर आप एक सर्कल देख सकते हो। तो इसकी जो रेडियस है, अगर आप उतनी ही रेडियस को आप इसके आर्क में मेजर करोगे तो वो हो जाएगा 1 रेडियन। बट ये पूरा सर्कल कितने रेडियन का होता है? तो ये पूरा सर्कल होता है 2 पाई रेडियन का। बट ये पाई रेडियन क्या है? यहाँ पर 1, 2 या 3 रेडियन ऐसा कुछ होना चाहिए था। तो इसे मेज़र करते हैं, इस सर्कल की रेडियस, इसे हम इस आर्क में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 रेडियन, ये हो जाएगा 2 रेडियन और ये हो जाएगा 3 रेडियन। और ये 3 रेडियन के बाद भी यहाँ पर कुछ पार्ट बच गया है, तो ये हो जाएगा 3.14159 और ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। और यही वैल्यू है पाई की। इसीलिए हम बोलते हैं कि हाफ सर्कल होता है पाई रेडियन का, और इसीलिए पूरा सर्कल होता है 2 पाई रेडियन का। तो सिंपली अगर आपको किसी प्लेन एंगल को मेज़र करना हो तो उसके आर्क की लेंथ अपॉन उसका रेडियस रख देना और आपको पता चल जाएगा कि वो एंगल कितना है, और आपको आपका आंसर मिलेगा रेडियंस में। तो अब हम बात करते हैं उस सेकेंड यूनिट की। तो वो सेकेंड यूनिट है स्ट्रेडियन। तब ये स्ट्रेडियन क्या होता है? तो जैसा कि हमने देखा अभी कि एक प्लेन में हम एंगल मेज़र करते हैं रेडियंस में, वैसे ही स्पेयर में हम एंगल मेज़र करते हैं स्ट्रेडियन में। मीन्स अगर सिंपली बोले तो पहले हम 2D में मूवी देख रहे थे और अब हम 3D में मूवी देख रहे हैं। रेडियन 2D एंगल्स को मेज़र करता है और स्ट्रेडियन 3D एंगल्स को मेज़र करता है। समझ लो मेरे पास यहाँ पर एक बॉल, और इस बॉल को मैं यहाँ पर ऊपर से कट कर दूंगा। तो ये जो कोन दिख रहा है, नहीं मैं इस वाले कोन की बात नहीं कर रहा था, बट ये भी चलेगा क्योंकि ये भी कोन है, मीन्स शेप में कोन है। ऐसे 3D एंगल्स जब हमें मेज़र करने होते तब हम यूज़ करते स्ट्रेडियन का। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे इसके रेडियस, और ये इसकी रेडियस कैसे हो जाएंगी? तो ये होगा एक सर्कल और ये कोन इसी सर्कल का एक पार्ट है, तो ये हो जाएंगी रेडियस, और ये जो इसका स्पेयर वाला पार्ट है ये हो जाएगा इसका एरिया। और बस आपको इसके एरिया अपॉन इस रेडियस का स्क्वायर रख देना है और आपको पता चल जाएगा कि वो 3D एंगल कितना है। तो यही थे वो दोनों यूनिट्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। सिंपल सी बात है, रेडियन 2D एंगल को मेज़र करता है और स्ट्रेडियन 3D एंगल को मेज़र करता है। तो अब फाइनली हम बात करेंगे हमारे बेस यूनिट्स की। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला यूनिट है मीटर, जिससे हम मेज़र करते हैं लेंथ। ये सभी को पता होगा मीटर इतना ही लंबा क्यों होता है। तो हमें लेंथ मेज़र करने के लिए एक यूनिट चाहिए था। तो उस टाइम के लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल से लेके इक्वेटर तक जो डिस्टेंस होगा उसे हम 1 करोड़ से डिवाइड करेंगे और
जो हमें आंसर मिलेगा उसे हम बोल देंगे 1 मीटर। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई कि हमारी अर्थ तो स्फीयर है, तो यह नॉर्थ पोल से लेके इक्वेटर तक का डिस्टेंस हर जगह का अलग अलग हो सकता है। बाद में उन लोगों ने डिसाइड किया कि इसमें से जो लाइन नॉर्थ पोल से पेरिस के थ्रू इक्वेटर में जा रही होंगी उसे हम 1 करोड़ से डिवाइड करेंगे और फिर हमें जो मिलेगा उसे हम बोलेंगे मीटर। मीन्स इस लाइन का 1 करोड़ पार्ट। तो सबसे पहले ऐसे ही बनाया गया था मीटर को, पर बाद में उन्होंने सोचा कि फ्यूचर में जब एलोन मस्क मार्स पे चले जाएगा और फ्यूचर में फिर अर्थ ख़त्म भी हो जाएंगी, तो एलोन मस्क बिना अर्थ के कैसे मीटर को मेजर कर पाएगा। तो इसके बाद मीटर को रीडिफाइन किया गया और हमें इस बार मीटर को कुछ इस तरह से रीडिफाइन करना था कि अगर अर्थ ख़त्म भी हो जाए तब भी हम मीटर की वैल्यू मीन्स मीटर कितना होता है वो मेज़र कर पाए। तो इसके लिए हमने क्या किया, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग मीटर था वो 1 करोड़ पार्ट वाला, उसी मीटर से हमने लाइट की स्पीड को वैक्यूम में मेज़र किया। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है इतनी, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन दिस नंबर मीन्स 299,792,458 और इसी को हमने डिफाइन कर दिया एज 1 मीटर। मीन्स अगर लाइट 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, लाइट 1 अपॉन 299,792,458 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी, जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी उसी को हमने डिफाइन कर दिया एज 1 मीटर। तो ऐसे कोई भी 1 मीटर को कहीं पर भी मेज़र कर सकता है क्योंकि लाइट की स्पीड पूरे यूनिवर्स में सेम होती है। तो अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड बेस यूनिट की, जो है किलोग्राम, जिससे हम मास मेज़र करते हैं। तो पहले हमने डिसाइड किया था कि वाटर के 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम बोलेंगे 1 ग्राम और ये टेम्परेचर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। मीन्स 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर का 1 सेंटीमीटर का क्यूब होगा 1 ग्राम्स का। बट थोड़ा सोचो कि हम सब्जी लेने जाते और बोलते कि हमें 2000 ग्राम्स टोमेटोस चाहिए, तो थोड़ा अजीब लगता है ना। तो हमने इसे चेंज कर दिया किलोग्राम्स में। तो 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम्स के। तो बस ये थी किलोग्राम के पीछे की हिस्ट्री। तो अब नेक्स्ट है सेकेंड्स। तो सेकेंड की डेफिनेशन है, द सेकेंड इज डिफाइंड एज बीइंग इक्वल टू द टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 9,912,631,770 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the fundamental ground state of cesium-133 atom। मुझे पता है तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। तो टाइम को मेजर करने का सबसे ज़्यादा ऑब्वियस वे था डे एंड नाइट। एक दिन में कितने आवर्स होंगे, तो इसके लिए हम एक दिन को शिफ्ट में डिवाइड करने लगे। तो हमें एक दिन को शिफ्ट्स में डिवाइड करना था। वो शिफ्ट हो सकती थी 2, 3, 4, 5, 6, 8 एक्सेट्रा। तो हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए था जो ये सारे नंबर से डिवाइड हो सके, और वो हिस्टोरिक नंबर था 24। और इसीलिए एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, और ये इजिप्शियंस ने आज से 4000 ईयर्स पहले ही डिसाइड कर लिया था। बट एक आवर में कितने मिनट्स होंगे ये हमने डिसाइड किया आज से 1000 ईयर्स पहले। आज से 1000 ईयर्स पहले हमने ये डिफाइन किया कि एक आवर में होंगे 60 मिनट्स, और एक मिनट में होंगे 60 सेकेंड्स, एक सेकेंड में होंगे 60 थर्ड्स, और एक थर्ड्स में होंगे 60 क्वार्टर्स। तो अब ये क्वार्टर्स थर्ड्स क्या है यही सोच रहे हो ना। तो आज से 1000 ईयर्स पहले ही हमने ये सब भी डिफाइन कर लिया था, बट हमने इसे सेकेंड के आगे यूज़ नहीं किया क्योंकि थर्ड्स काफ़ी ज़्यादा छोटे हो जाते और मिनट्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते, और इसीलिए हमने सेकेंड को ऐसा यूनिट बनाया। तो अब यहाँ से सेकेंड की डेफिनेशन क्या होंगी,
तो यहाँ से 1 सेकेंड इक्वल हो जाएगा 1/24 इंटू 60 इंटू ड्यूरेशन ऑफ अ मीन डे। तो यहाँ पर 1/24 इंटू 60 हो जाएगा 1/86,400 इंटू ड्यूरेशन ऑफ अ मीन डे। मीन्स अगर हम एक दिन के 84,600 पार्ट्स करेंगे तो उसमें से एक पार्ट होगा सेकेंड, या फिर मैं इसे इस तरह बोल सकता हूँ कि एक दिन में होंगे 86,400 सेकेंड्स। बट फिर से अर्थ का ड्यूरेशन तो अर्थ का ड्यूरेशन है, तो जब अर्थ ही नहीं रहेंगी तो हम अर्थ का ड्यूरेशन कैसे मेजर करेंगे, और फिर से एलोनसर को प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हमने सेकेंड की डेफिनेशन को भी रीडिफाइन किया है, और रीडिफाइन की हुई डेफिनेशन वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। और मुझे पता है ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बट मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो सिंपल ही हर एटम में वाइब्रेशंस होते हैं, और जब सीजियम 133 एटम 9,192,631,770 टाइम्स वाइब्रेट करता है, तब हम उसे बोलते हैं 1 सेकेंड। तो अब यहाँ पर सब ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सीजियम ही क्यों। तो यहाँ पर हमने सीजियम को इसीलिए चुना क्योंकि इसके वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। अगर ये सीजियम का एटम 10⁻14 टाइम्स वाइब्रेट करेगा तो उसमें से सिर्फ 2 पार्ट्स ही इनएक्यूरेट होंगे, और इसीलिए इसमें 1 सेकेंड भी आगे पीछे होने में पूरे 1.4 मिलियन ईयर्स का टाइम लगेगा, और इसीलिए हमने सीजियम एटम को चुना। तो अब हमारा नेक्स्ट बेस यूनिट है एम्पियर, जिससे हम मेज़र करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। तो अब 1 एम्पियर मतलब कितना होता है, तो 1 एम्पियर कितना होता है ये समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि 1 कोलम कितना होता है, और ये कोलम और एम्पियर होते क्या है। तो चार्ज को हम मेज़र करते हैं कोलम में, और 1 कोलम इज इक्वल टू होता है 6.2415093 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के। मीन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को हम बोलते हैं 1 कोलम, और जब इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज पर सेकेंड में फ्लो होता है तब हम उसे बोलते हैं 1 एम्पियर। मतलब जब 1 कोलम का चार्ज हर सेकेंड पास होगा तब हम बोलेंगे कि वो करंट 1 एम्पियर का है, और यही है एम्पियर की डेफिनेशन। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बेस यूनिट की तरफ, जो है टेम्परेचर, जो एक्सप्रेस करती है कि कोई चीज़ कितनी कूल है और कोई चीज़ कितनी हॉट है। ये तो हम सबको पता है, और ये रिलेटेड है थर्मल मोशन से। और जैसा कि हम सबको ये भी पता है कि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज होना स्टार्ट होता है और 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होना स्टार्ट होता है। तो बस इसी को देखकर हमने बनाई थी सेल्सियस स्केल। बट मैंने अभी अभी बताया था कि टेम्परेचर थर्मल मोशन से भी रिलेटेड होता है। तो ये थर्मल मोशन क्या होता है, आपको पहले भी बताया था कि हर चीज़ के एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में वाइब्रेशंस होते हैं, और जब हम किसी सब्सटेंस को फ्रीज करते हैं तो उसके बीच के ये वाइब्रेशन कम होने लगते हैं, और जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तब यही वाइब्रेशंस बढ़ने लगते हैं, और इसीलिए वो चीज़ मेल्ट भी हो जाती है। अब हमें पता चल चुका था कि टेम्परेचर की लोअर लिमिट क्या होती है। और अगर हायर लिमिट की बात करें तो टेम्परेचर की कोई भी हायर लिमिट नहीं होती है, और इसीलिए हमने बनाई केल्विन स्केल, वो 0 केल्विन से स्टार्ट होती है। और हम जानते तो है कि टेम्परेचर की लोअर लिमिट क्या होती है, बट आज तक हम उसे अचीव नहीं कर पाए हैं। उसे अचीव करने के लिए हमें कोई सब्सटेंस को इतना ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा कि उसके जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से वो पूरी तरह से रुक जाए, और जब हम ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे तब हम अचीव कर लेंगे टेम्परेचर की लोअर लिमिट को। वैसे मॉलिक्यूल से याद आया, यहाँ पर हर चीज़ को मेज़र करने के लिए कुछ यूनिट्स है। जैसे अगर आप कभी बनाना लेने गए होंगे तो बनाना हम डजन्स में लेते हैं। मीन्स 1 डजन मतलब होते हैं 12 बनानास, और डजन यहाँ पर एक यूनिट है। यहाँ पर डजन मतलब सिर्फ 12 बनानास ही नहीं होंगे। अगर आप बोलोगे कि आपको 1 डजन मोबाइल्स चाहिए तो उसका मतलब भी यही होगा कि आपको 12 मोबाइल्स चाहिए। तो जैसे यहाँ पर डजन एक यूनिट है, वैसे सोचो कि हम मॉलिक्यूल्स और एटम्स को कैसे मेज़र करते होंगे, क्योंकि अब साइंटिस्ट
एटम्स और मॉलिक्यूल्स को तो डजन में गिन नहीं सकते, तो बस एटम्स और मॉलिक्यूल्स को भी काउंट करने के लिए हमने एक यूनिट बनाया जिसे हमने बोला मोल। पहले हमने 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 को 1 मोल डिसाइड किया था। बट अब सोचो कि आपको मोल का यूज़ करना हो तो अब आप थोड़ी ना गिन सकते हो कि 0.012 किलोग्राम्स ऑफ कार्बन 12 कितना होता है। वैसे यहाँ पर 0.012 किलोग्राम मतलब होगा 12 ग्राम्स। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितने एटम्स होते हैं? तो बस ये नंबर भी साइंटिस्ट ने खुद कैलकुलेट किया। तो ये नंबर था 6.022140076 इंटू 10 टू पावर 23 मीन्स इस नंबर के आगे 23 जीरोस। तो इतने एटम्स होते 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में, और इसी नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो अब हमें ये काउंट करने की ज़रूरत नहीं है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितने एटम्स होंगे, और हमने इस नंबर को एक यूनिट बना दिया और इस यूनिट को हमने नाम दिया मोल। और इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, जिसकी हेल्प से हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स को मेज़र करते हैं। और इसका मतलब ये है कि 1 मोल में इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स होंगे। तो इसका मतलब अगर आप फ्रूट लेने जाओ और आप अपने फ्रूट वाले भैया को बोलो कि आपको 1 मोल बनाना चाहिए, तो शायद उन्हें समझ में ना आए। बट वो मेरे स्टूडेंट होंगे तो वो तुम्हें इतने ही बनाना दे देंगे। वैसे पहले उनके पास इतने बनाना होने भी चाहिए। तो इस लंबी सी वीडियो के एंड में चलते हैं और देखते हैं हमारे लास्ट बेस यूनिट को। तो हमारा लास्ट बेस यूनिट है कैंडेला। शायद सुनने में आपको थोड़ा नया लगे, तो सबसे पहले बात यह आती है कि हम कैंडेला से मेज़र क्या करते हैं। तो कैंडेला में हम मेज़र करते हैं एक ऑब्जेक्ट की लुमिनियस इंटेंसिटी को। मतलब लुमिनियस का मतलब होता है ब्राइटनेस। किसी ऑब्जेक्ट की हम ब्राइटनेस को इसमें मेज़र करते हैं। इसका प्योर हिंदी वर्ड होगा गूगल लुमिनियस मीनिंग इन हिंदी। हाँ, तो यही बोलते हैं और इसकी डेफिनेशन है ये। तो वैसे तो यहाँ पर हमें सब कुछ इजीली समझ में आता है, बट यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी यही क्यों है, और यहाँ पर ये 1/683 वॉट पर स्टेडियन ये क्या है। तो हमने यहाँ पर यही फ्रीक्वेंसी इसीलिए ली क्योंकि ये वाली फ्रीक्वेंसी हमको सबसे इजीली दिखाई देती है। सुना तो होगा आपने, कुछ लोग कलर ब्लाइंड होते हैं और उन्हें कुछ कलर्स नहीं दिखाई देते हैं। तो एक्चुअली ये सारे कलर्स की एक वेवलेंथ होती है, और ये वाले वेवलेंथ के जो कलर्स होते हैं वो हमें सबसे इजीली दिखाई देते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर ये वाली फ्रीक्वेंसी ली। और अगर बात करें 1/683 वॉट पर स्टेडियन की, तो इसका आंसर भी छुपा है हिस्ट्री में। तो जब हमने इतनी सिस्टमैटिक डेफिनेशन डिफाइन नहीं की थी लुमिनियस इंटेंसिटी के लिए, तब हम भी ऑब्जेक्ट की लुमिनियस इंटेंसिटी को या फिर चमक को मेजर करते थे एक कैंडल की हेल्प से। मीन्स एक कैंडल से जितना लाइट आता है उसे हमने डिफाइन कर दिया 1 कैंडेला। और जब हमने ये नई वाली डेफिनेशन बनाई कि ये वाली जो डेफिनेशन होगी वो भी पहले वाली जितनी होनी चाहिए, हमने इसे इस तरह से डिफाइन किया कि इसकी जो ब्राइटनेस होगी वो भी एक कैंडल जितनी ही हो, और इसी को एडजस्ट करके यहाँ पर ये नंबर आया 1/683 वॉट पर स्टेडियन। हाँ, और लाइक यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कैंडल की ब्राइटनेस को कैसे मेज़र कर सकते हैं। हर कैंडल की ब्राइटनेस तो अलग अलग होती है, तो यहाँ पर ये एक एवरेज एस्टीमेट है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कोई बड़ी कैंडल ले लोगे तो उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो वैसे यहाँ पर आपने स्टेडियन को नोटिस किया, यहाँ पर स्टेडियन इसीलिए है क्योंकि कैंडल की ब्राइटनेस तो 360 डिग्री में होती है। मीन्स कैंडल का उजाला तो 360 डिग्री में आता है, और हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि एक 3D एंगल को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टेडियन को, और इसीलिए हमने यहाँ पर स्टेडियन का यूज़ किया है। तो बस इतना ही इस वीडियो में। इसके आगे के चैप्टर को हम हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बट रुको, जाते जाते आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। हमने देखा कि एक दिन में 24 आवर्स क्यों होते, और एक आवर में 60 मिनट्स क्यों होते, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये बताओ कि एक वीक में 7 डेज ही क्यों होते हैं? तो इसका आंसर भी मैं ही बता देता हूँ। तो एंशिएंट टाइम में लोगों को स्काई में
सन और मून के अलावा 7 हेवनली बॉडीज दिखाई देती थी। इन 7 हेवनली ऑब्जेक्ट्स के नाम पर ही हमने हमारे डेज के नाम भी रखे हैं। तो ये 7 हेवनली ऑब्जेक्ट्स के नाम क्या है वो अभी कमेंट करके बताओ। और लाइक 7 कितना अच्छा नंबर है ना, हर जगह 7 होता है और ज़्यादातर लोगों का फेवरेट नंबर भी 7 होता है। तो बस आप भी अपने 7 हेवनली फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि मेरे भी 7 हेवनली सब्सक्राइबर्स बढ़ सके। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और अपने 7 हेवनली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलना। हम जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।